नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। और आज हम क्लास 10th मैथ की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले जो है हम लोग पहला चैप्टर क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसका अध्ययन करेंगे। और वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले हम ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमें कितने प्रश्नावली पढ़ने हैं और उस प्रश्नावली में कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग जो है 4 प्रश्नावली जो है दिए गए हैं। प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। 1.1 प्रश्नावली में हमें बेसिक मतलब नंबर के बारे में जानकारी लेंगे और दूसरा कॉन्सेप्ट 1.1 में ही पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये 1.1 प्रश्नावली का ये कॉन्सेप्ट है। उसके बाद 1.2 जो प्रश्नावली है उसमें हमें अभाज्य वर्णखंड विधि से एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करना सीखेंगे। और 1.3 में अपरिमेय संख्या का पुनर्भ्रमण पढ़ना है हमें। 1.3 में हमें क्या पढ़ना है? अपरिमेय संख्या का पुनर्भ्रमण। मतलब ये है कि आपको अपरिमेय संख्या दी रहेगी और उसको सिद्ध करना होगा कि अपरिमेय संख्या कैसे है। इस चीज को सिद्ध करके हमें दिखाना होगा। तो वही है अपरिमेय संख्या का पुनर्भ्रमण। मतलब वो अपरिमेय तो होगी ही, लेकिन आपको सिद्ध करके दिखाना होगा। और इसी तरीके से प्रश्नावली 1.4 में हमें परिमेय संख्या तथा दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण पढ़ना है। मतलब ये कि परिमेय संख्या दी रखी रहेगी और उसको आपको दशमलव प्रसार में चेंज करना होगा, और दशमलव प्रसार दे रखा होगा तो उसे परिमेय संख्या में चेंज करना होगा। ये पुनर्भ्रमण है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका पूरा ओवरव्यू रहा वास्तविक संख्या का। और इस वीडियो में जो है हमें प्रश्नावली 1.1 के कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं और अगले जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो प्रश्नावली 1.1 उसमें सॉल्व कराया जाएगा। उसमें जो है 1.1 को सॉल्व कराया जाएगा। इस वीडियो में केवल इसके कॉन्सेप्ट देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपका 1.1 का प्रश्नावली सॉल्व कराई जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस प्यारी सी लेक्चर को। इसमें सबसे पहले जो है नंबर के बारे में जानेंगे, फिर वास्तविक संख्या तक पहुंचेंगे। सबसे पहले जो नंबर आती है वो जो है प्राकृतिक संख्या आती है, नेचुरल नंबर जिसे कहते हैं। क्या होती है इसके बारे में हम लोग पहले जान लें। प्राकृतिक संख्या, इसको इंग्लिश में जो है नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं इसे। क्या होती है? तो जो काउंट करने की जो संख्याएं होती हैं, जैसे हम लोग किसी चीज को काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 करके ऐसे काउंट करते हैं। तो मतलब काउंट करने के लिए हमें 1 से स्टार्ट करना पड़ता है किसी भी चीज को काउंट करने के लिए। तो 1 से लेकर अनंत तक, 1 से अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं उसे हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और इसे जो है जो है कैपिटल एन से डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर को, क्योंकि जो नेचुरल नंबर का फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल एन होता है, इसीलिए नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। और अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसे देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 ऐसे ऐसे करते करते अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं वही आपके नेचुरल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, अब जो आपका नेक्स्ट नंबर आता है वो आता है पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को जो इंग्लिश में हम लोग इसको होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? होल नंबर। होल नंबर क्या होता है इसको सीखेंगे। देखिए, जो प्राकृतिक संख्या होती है, मतलब 1 से अनंत तक की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो उसी प्राकृतिक संख्या में जब 0 को हम लोग शामिल कर लेते हैं, जैसे ये आपका क्या है देखिए, जैसे देखिए यहाँ पे आपका
1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक ये जो संख्याएं लिखी गई हैं ये आपका जो है नेचुरल नंबर है। कौन सा नंबर है? प्राकृतिक संख्या है। और इसी प्राकृतिक संख्या में जब हम लोग जीरो को शामिल कर लेते हैं तो ये जो संख्या बन जाती है, ये जो नंबर बनता है, इसको कहते हैं हम लोग होल नंबर। और होल नंबर को कैपिटल W से डिनोट करते हैं। क्यों? क्योंकि होल नंबर जब लिखते हैं तो उसका जो लेटर है वो कैपिटल W है, इसलिए इसे कैपिटल W से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आपको नेचुरल नंबर और होल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट नंबर देखेंगे पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक, पूर्णांक को हम लोग इंग्लिश में जो है इंटीजर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीजर। इंटीजर क्या होता है समझिए। आप लोगों ने अभी पीछे पढ़ा होल नंबर के बारे में, पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या हमने बताया कि जब प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर लेते हैं तो पूर्ण संख्या बन जाता है। मतलब ये जो संख्याएं होती हैं 0 1 2 3 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट, ये जो संख्याएं होती हैं आपके, ये जो संख्या होती हैं ये होल नंबर हैं। क्या है? पूर्ण संख्या है। जब इसी पूर्ण संख्या में हम नेगेटिव नंबर मतलब ऋणात्मक संख्या को शामिल करते हैं। किसको? ऋणात्मक संख्या। जैसे -1 ये आपका नेगेटिव नंबर ऋणात्मक संख्या है, -2 -3 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट तक ये जो संख्याएं बनती हैं इनको हम लोग कहते हैं इंटीजर। ठीक है, मतलब पूर्ण संख्या में जब ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लेते हैं तो उसे पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक। ठीक है, और पूर्णांक को कैपिटल I से डिनोट करते हैं और Z से भी डिनोट करते हैं। कैपिटल I से भी डिनोट करते हैं मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, और कैपिटल Z से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा क्यों है? क्यों? देखिए, इंटीजर का जो फर्स्ट लेटर है वो I है, इसलिए इसे I से डिनोट करते हैं। और इसे Z से क्यों डिनोट करते हैं? तो Z जो है जर्मन शब्द जहलीन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है संख्या। ठीक है, जिसका अर्थ होता है संख्या, इसीलिए इसको जो है हम लोग Z से भी डिनोट करते हैं। तो ये इसे Z से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका रहा पूर्णांक। तो पूर्णांक भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगला जो नंबर आता है, नेक्स्ट नंबर रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है इसको हम लोग देखते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है जिसे हम लोग जो इंग्लिश में कहते हैं इसे रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब P बाई Q। ऐसे अगर इस फॉर्म में, अगर इस रूप में अगर हम किसी भी नंबर को लिखते हैं तो वो नंबर जो है रेशनल नंबर कहलाती है। P बाई Q के फॉर्म में अगर किसी भी नंबर को आप लिखते हैं तो उसको कहेंगे रेशनल नंबर। अच्छा, इसमें जो है दो कंडीशन होती हैं, उनको फॉलो करना होगा। पहली कंडीशन ये है, पहली शर्त ये है कि Q जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। नॉट इक्वल टू 0 मतलब Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर Q 0 हो जाएगा तो ये मतलब ये नॉट डिफाइंड है, ये अपरिभाषित है कि P में 0 से भाग देंगे तो क्या आएगा ये पता नहीं है, अभी तक पता नहीं चला कि क्या आएगा। इसीलिए इसे कहा जाता है कि ये जो है अनडिफाइंड है, मतलब अपरिभाषित है। ठीक है, तो पहली शर्त ये है कि इस किसी नंबर को P बाई Q के फॉर्म में होना चाहिए, P बाई Q के रूप में होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन ये है कि Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन ये है रेशनल नंबर होने के लिए P और जो Q होगा, P और Q ये जो है कहाँ से आएंगे? तो ये जो है आपके इंटीजर से आएंगे।
जो आप लोगों ने पीछे पढ़ा नंबर इंटीजर, ये पी और क्यू जो नंबर आएंगे ये कहाँ से आएंगे? इंटीजर से। मतलब ये है कि एग्जाम्पल की अगर बात करें तो देखिए, अगर यहाँ पे हमने लिखा 7/3, हमने लिखा 7/3, तो ये 7 और 3 पी बाई क्यू के फॉर्म में है। और यहाँ पे देखिए क्यू जो है वो 0 नहीं है, मतलब क्यू बराबर 0 नहीं है, तो ये दोनों कंडीशन फॉलो कर रही है। और तीसरी कंडीशन ये कि पी क्यू जो है वो कहाँ से आना चाहिए, वो कहाँ से बिलोंग करना चाहिए? तो वो इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए। देखिए ये जो 7 और 3 है, क्या इंटीजर में होता है कि नहीं होता है? तो ये आपका परिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो है आपका जो नंबर आता है, जैसे मान लीजिए अगर -5/6 है, क्या है? -5/6। ये जो नंबर है ये भी आपका परिमेय संख्या है, क्योंकि ये p/q के रूप में है और q बराबर 0 नहीं है, और ये दोनों नंबर जो है इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं, मतलब इंटीजर से आ रहे हैं, इसीलिए इसको कहेंगे परिमेय संख्या। बात कर लेते हैं जो है 22/7 की। 22/7 की हम लोग बात करते हैं, क्या ये परिमेय संख्या है? यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों में कि क्या ये 22/7 जो है परिमेय संख्या है, क्योंकि ये जो 22/7 है, ये जो 22/7 है, ये पाई की वैल्यू होती है, और पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये पाई की वैल्यू है 22/7, अगर ये अपरिमेय है तो कुछ बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि ये तो इसके बराबर होता है, तो पाई अगर अपरिमेय है तो ये भी अपरिमेय होगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है। ये तुम्हारा अपरिमेय संख्या होता है, ये तो सही है। ये जो 22/7 होती है, जो पाई की वैल्यू होती है 22/7, ये जो होता है आपका परिमेय संख्या होता है। क्या होता है? परिमेय संख्या। अपरिमेय नहीं होता, क्या होता है? परिमेय होता है। कैसे कैसे? तो देखिए, पाई की वैल्यू 22/7 जो है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, मतलब वो न्यूनतम में लिया गया है, मतलब समझ लीजिए कि उसे अप्रोक्सीमेट लिया गया है। इस वैल्यू को 22/7 को अप्रोक्सीमेट लिया गया कि पाई की वैल्यू इतनी होगी, ये पूरा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है पाई की, इसीलिए पाई आपका अपरिमेय संख्या है और 22/7 जो होता है आपका परिमेय संख्या है। क्योंकि देख लीजिए p बाई क्यू के फॉर्म में है और q नॉट इक्वल टू 0 है, और पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर। p का वैल्यू 22 और q का वैल्यू 7, ये दोनों जो है इंटीजर से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? इस तरीके से जो है 22/7 आपका क्या हो जाता है? परिमेय संख्या, और पाई आपका अपरिमेय संख्या हो जाती है। ठीक है, ऐसा है कि ये आपकी ये जो डाउट बनी थी कि पाई और 22/7 कौन परिमेय और कौन अपरिमेय है, ये आपका सॉल्व हो चुका होगा। मतलब 22/7 जो है आपका परिमेय संख्या है और पाई आपका जो है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्लियर है? आइए हम अब नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं, जिसका नाम है अपरिमेय संख्या। ठीक है, हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया हूँ कि परिमेय संख्या को किससे डिनोट करते हैं। तो परिमेय संख्या को जो है कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। ऐसा क्यों है? आप लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि सर ये बताइए, रेशनल नंबर का जो फर्स्ट लेसन है वो आर है, तो आर से क्यों नहीं डिनोट करते हैं, क्यों से डिनोट करते हैं? मैं बता रहा हूँ क्यों से क्यों डिनोट किया जाता है परिमेय संख्या, क्योंकि क्यू जो वर्ड है ये इंग्लिश वर्ड कोसेंट से लिया गया है। किससे लिया गया है? कोसेंट से। और कोसेंट का अर्थ होता है भागफल। क्या होता है बच्चों? भागफल होता है। ठीक है, कोसेंट का मतलब होता है भागफल। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे 12/6 लिख रहा हूं तो ये एक रेशनल नंबर है, मतलब परिमेय संख्या है, और इसका मतलब अगर देखा जाए, इसका अगर मीनिंग देखा जाए तो इसका मीनिंग ये है कि 12 में 6 का क्या दिया जा रहा है, मतलब भाग दिया जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है। तो 6 2 जा कितना हो जाता है? 6 2 जा 12, मतलब 2 हमारा कोसेंट निकल के आ जाता है, भागफल निकल के आ जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है परिमेय संख्या को कोसेंट से जो है रिलेट किया गया है, और इसलिए जो है परिमेय संख्या को क्यू से, कैपिटल क्यू से जो है डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट नंबर जो है आपका अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है,
आइए इरेशनल नंबर पढ़ते हैं। इरेशनल नंबर, इसको कहते हैं हिंदी में अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कहते हैं हिंदी में, ठीक है। क्या होती है अपरिमेय संख्या? अपरिमेय संख्या की दो डिफिनीशन होती है। एक डिफिनीशन ये है कि एक डिफिनीशन ये है कि जिस संख्या को p बाई क्यू मतलब p बटा क्यू के रूप में, p बटा क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2 है, √3 है, और √5 है, और √7 है। इस तरीके से आपका जो है इनफाइनाइट तक वैल्यू लिखी जाएंगी। ये आपका जो है इरेशनल नंबर है। देखिए ये p बाई क्यू के फॉर्म में कहाँ लिखा गया? p बाई क्यू के फॉर्म में तो लिखा नहीं गया है। तो जब किसी भी नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखेंगे तो वो होगा अपरिमेय संख्या। और इसकी एक बहुत अच्छी डिफिनीशन है। दूसरी डिफिनीशन ये है कि जब किसी अभाज्य संख्या, मैं पहले अभाज्य संख्या को ही बता देता हूँ। अभाज्य संख्या क्या होती है और भाज्य संख्या क्या होती है, मतलब प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, इनको पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। उसके बाद आपको अपरिमेय संख्या अच्छे से समझाएंगे। थोड़ा सा इससे ब्रेक डालो और पहले जो है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर सीखो। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, ठीक है। तो अभाज्य संख्या पहले सीखेंगे। अभाज्य संख्या को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर, मतलब अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है? तो ऐसी संख्या जो एक से कटे और स्वयं से जो संख्या ली जाएगी वो स्वयं से, वो अपने आप से ही कटे, एक से कटे और अपने आप से कटे, किसी तीसरे संख्या से न कटे। मतलब ऐसी संख्या लीजिए, जैसे यहाँ पे हमने 2, एक ऐसा नंबर है जो ये 1 से डिवाइड होता है, 1 से कटता है, और जो है ये स्वयं से मतलब 2 से कटता है, और कोई तीसरी संख्या इसे काटने वाला नहीं है। यदि कोई संख्या को जो 1 से कटता हो और स्वयं से कटता हो, किसी तीसरे संख्या से नहीं कटता हो, तो उस प्रकार की संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे 2 जो है वो अभाज्य संख्या है। इसी तरीके से 3 अगर देखा जाए तो 3 1 से कटता है, 1 से कटता है और स्वयं से कटता है, स्वयं मतलब 3 से कटता है, और कोई तीसरी संख्या इसे नहीं काटती है, तो ये आपका प्राइम नंबर हो गया। उसी तरीके से 5 भी है, 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, मतलब स्वयं से कटेगा, किसी तीसरे संख्या से नहीं कटेगा, तो ये आपका प्राइम नंबर है। और इसी का जस्ट उल्टा जो होता है आपका कंपोजिट नंबर होता है, जिसे हम लोग हिंदी में भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या होता है कि वो 1 से भी कटेगा और स्वयं से भी कटेगा और किसी तीसरे संख्या से भी कटेगा, उसको कहते हैं भाज्य संख्या, उसे कहते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे 4 है, 4 एक कंपोजिट नंबर है जो 1 से भी डिवाइड होता है और ये स्वयं से भी डिवाइड होता है, मतलब 4 से भी डिवाइड होता है, और कोई तीसरी संख्या भी इसे काटती है, जैसे 2 2 जा 4। तो ये आपका जो होता है 4 कंपोजिट नंबर हो जाता है। क्या हो जाता है? कंपोजिट नंबर। तो आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर समझ में आ गए होंगे। तो अब समझते हैं, अब आते हैं अपने टॉपिक पे। अब हमारा टॉपिक था इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या सीखने के लिए हमें प्राइम नंबर की जानकारी जो है होनी चाहिए। देखिए अब डिफिनेशन में बता रहा हूं अपरिमेय संख्या की क्या होती है। तो जब कोई अभाज्य संख्या है और उसका स्क्वायर रूट ले लें, उसका वर्गमूल ले लेंगे, किसी अभाज्य संख्या का वर्गमूल ले लेने पर वो अपरिमेय संख्या बन जाता है। जैसे यहाँ पे आपका जो 2 है,
2 अभाज्य संख्या है और इसका क्या लिया गया है, वर्गमूल लिया गया है। 3 क्या है, अभाज्य संख्या है, इसका क्या लिया गया है, वर्गमूल लिया गया है। 5 क्या है, 5 भी आपका अभाज्य संख्या है और इसका वर्गमूल लिया गया है। 7 भी एक अभाज्य संख्या है, इसका वर्गमूल लिया गया है। ठीक है, तो मतलब अभाज्य संख्या का वर्गमूल, सीधे सीधे कह लीजिए ऐसे कि अभाज्य संख्या का वर्गमूल अपरिमेय संख्या कहलाता है। समझ में आया दोस्तों, अपरिमेय संख्या क्या होती है। चलिए ठीक है, तो अब आते हैं अपने मेन टॉपिक जिसको हमें पढ़ना है, वास्तविक संख्या क्या होती है, रियल नंबर क्या होता है। ये लास्ट आपका नंबर है, इसको समझ लेते हैं। रियल नंबर, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या क्या होती है इसको हम लोग समझ लेते हैं। वास्तविक संख्या जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में रियल नंबर, क्या कहते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर मतलब जैसे एक पॉलीथीन हम ले, पॉलीथीन मतलब एक झोला हमने लिया, इस तरीके से एक झोला हमने लिया और इस झोले में जो है हमने क्या कर दिया कि इसमें परिमेय संख्या को, इस झोले में जो है हमने परिमेय संख्या को डाल दिया, जितने भी परिमेय संख्या थे हम सबको इस झोले में ऐसे डाल दिया परिमेय संख्या, और इसमें जो है अपरिमेय संख्या को भी हमने डाल दिया। ये एक झोला है, इसमें हमने परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों को डाल दिया। अब ये जो दोनों परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों मिलके जो संख्याएं बनाएंगी वो होता है आपका वास्तविक संख्या। मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को, के समूह को, समुच्चय मतलब समूह, समुच्चय को ही हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। समझ में आ गया वास्तविक संख्या क्या होती है। और इसे जो है हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, किससे, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वास्तविक संख्या आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है थोड़ा सा मैं सम संख्या और विषम संख्या के बारे में बता दूं कि सम संख्या क्या होता है और विषम संख्या क्या होती है, क्योंकि जो है आने वाले प्रश्नावली में उसका जरूरत पड़ेगा, आपको समझना होगा कि सम संख्या और विषम संख्या क्या होती हैं। तो यहीं भी समझ लीजिए, सम संख्या को हम लोग कहते हैं इवन नंबर। क्या कहते हैं, सम संख्या को कहते हैं इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर समझते हैं, सम संख्या समझते हैं क्या होता है। इवन नंबर जो होता है मतलब एक ऐसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से कट जाता है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें 6, तो 6 जो है 2 से डिवाइड करने पे पूरा जो है कट जाता है, मतलब रिमाइंडर 0 आ जाता है। जब रिमाइंडर 0 मतलब किसी भी संख्या को 2 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा, किसी भी संख्या को 2 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है, वो संख्या जो है इवन, वो संख्या जो है सम संख्या कहलाता है, मतलब इवन नंबर कहते हैं उसको। ठीक है, जैसे यहाँ पे 6 को हमने 2 से डिवाइड किया, तो ये 3 बार में जो है पूरा कट जाएगा, तो ये आपका जो 6 होगा, 6 एक इवन नंबर होगा, सम संख्या होगा। उसी तरीके से अगर 10 को देखा जाए, अगर 10 को देखा जाए तो अगर इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 बार में पूरा जो है कट जाएगा, मतलब रिमाइंडर इसका 0 आ जाएगा, तो 10 भी आपका क्या हो जाएगा, इवन नंबर। ठीक है, अब इसका जस्ट अपोजिट होता है विषम संख्या, मतलब ऑड नंबर। विषम संख्या में क्या होता है कि किसी भी संख्या में 2 से भाग देने पर, किसी भी संख्या में 2 से भाग देने पर उसका रिमाइंडर 0 नहीं आता है, उसका रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच जाता है। वो संख्या जो होती है आपका विषम संख्या कहलाता है, मतलब ऑड नंबर कहलाता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग देखो तो पूरी नंबर की जानकारी हम लोगों ने प्राप्त कर ली। पहले हम लोगों ने पढ़ा प्राकृतिक संख्या, फिर हम लोगों ने देखा पूर्ण संख्या, फिर हम लोगों ने देखा पूर्णांक, उसके बाद परिमेय संख्या, उसके बाद अपरिमेय संख्या, और लास्ट में हम लोगों ने देखा वास्तविक संख्या और सम और विषम संख्या। हम लोग पूरी संख्याओं के बारे में जान चुके हैं। अब इसके बाद जो है प्रश्नावली 1.1 में जो कॉन्सेप्ट हमें पढ़ने हैं वो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला जो कॉन्सेप्ट है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसके बारे में हम लोग जानेंगे और समझेंगे।
तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जानेंगे। ये एक कॉन्सेप्ट है जो प्रश्नावली 1.1 में लगेगा। इस कॉन्सेप्ट पे जो है उसमें सवाल दे रखे रहेंगे, ठीक है। तो आइए समझते हैं यूक्लिड क्या है। तो यूक्लिड एक मैथमेटिशियन का नाम है, एक गणितज्ञ का नाम है। और डिवीजन का मतलब होता है डिवाइड करना। आप लोग जो है 3-4 में सीखे होंगे डिवाइड करना, कैसे डिवाइड करते हैं। तो मतलब सिंपल है, डिवीजन का मतलब डिवाइड करना ही है। प्रमेयिका का अर्थ समझते हैं। प्रमेयिका का अर्थ क्या होता है, प्रमेयिका क्या होती है। तो प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ एक स्टेटमेंट होता है, कथन होता है। प्रमेयिका का मतलब होता है कि एक सिद्ध किया हुआ कथन, एक सिद्ध किया हुआ कथन जिसकी सहायता से किसी दूसरी कथन को हम लोग सिद्ध करते हैं। प्रमेयिका का एक बार और फिर से मतलब समझिए, प्रमेयिका का मतलब क्या होता है। प्रमेयिका का मतलब होता है कि एक सिद्ध किया हुआ कथन जिसकी सहायता से अन्य कथन को सिद्ध करते हैं, उसको कहते हैं प्रमेयिका। तो यूक्लिड हम लोग जो है पहले से ही हम लोग जो है भाग करते रहे। जैसे मान लीजिए 10 है तो 10 में 2 से 10 में जो है 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, और यहाँ पे आपका जो रिमाइंडर बचेगा 1 बचेगा। क्या आएगा? 1। तो ये तो हम भाग करना पहले से ही जानते थे, लेकिन यूक्लिड ने एक प्रमेय बताया इस पे। और ये पहले से सिद्ध किया हुआ प्रमेय है, और जिसकी सहायता से हम किसी अन्य कथन को हम लोग सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया, यूक्लिड ने क्या प्रमेय दिया। इन्होंने कहा कि देखो यहाँ पे अगर 2 नंबर हैं ए और बी, ये 2 नंबर हैं, ठीक है। इन्होंने क्या जो है कथन दिया, उस कथन पे पहले हम लोग विचार करते हैं। उन्होंने कहा कि ये 2 नंबर अगर मान लीजिए हैं ए और बी, ठीक है, जिसमें ये ए बी जो है संख्याएं हैं, ए बी जो है संख्याएं हैं, जिसमें ए जो है वो ग्रेटर देन है बी से, मतलब ए जो है बड़ा है बी से। तो जो बड़ा होता है उसको हम लोग जो है बीच में लिखते हैं यहाँ, और जो छोटा होता है उससे हम लोग भाग देते हैं, ठीक है। इसको जो है हम लोग कहते हैं भाज्य। इसको हम लोग कहते हैं भाज्य। जो बीच में होता है उसे भाज्य कहते हैं, और जो इस किनारे होता है मतलब लेफ्ट साइड जो किनारे होता है इसको कहते हैं भाजक, ठीक है। तो ए में जो है बी से भाग किया गया, तो जो भागफल आया वो क्यू आया। क्या आया? क्यू। और कुछ जो है रिमाइंडर भी बचा, वो रिमाइंडर मान लेते हैं आर है, ठीक है। तो यूक्लिड ने इस पे विचार किया, उन्होंने बताया ये। अच्छा, पहले एक चीज देख लेते हैं कि किसको क्या कहते हैं। जो ए है इसको हम लोग, ए कहाँ है? बीच में, इसको हम लोग भाज्य कहते हैं, और इंग्लिश में इसे डिवाइडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिवाइडेंट। और ये बी जो है जो बगल में है इसको भाजक कहते हैं, और इंग्लिश में इसे डिवाइजर के नाम से जानते हैं। और ये क्यू जो है भागफल है, इंग्लिश में इसे कोसेंट कहते हैं, और आर जो है शेषफल है, इंग्लिश में रिमाइंडर कहते हैं, ठीक है। तो यूक्लिड ने इस चीज को देखते हुए उन्होंने बताया कि जो भाज्य होता है, मैं हिंदी में पहले लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद उसे सिंबल के रूप में लिखूंगा। उन्होंने कहा कि जो भाज्य होता है, भाज्य
ये जो भाज्य होता है वो बराबर होता है भाजक और भागफल, भाजक और भागफल, भाजक और भागफल। भाज्य जो होता है बराबर होता है भाजक और भागफल के गुणनफल और प्लस शेषफल के, प्लस शेषफल के। ठीक है, ये चीज बताई यूक्लिड ने। ये एक प्रमेय उन्होंने दिया कि जो भाज्य होता है वो बराबर होता है भाजक और भागफल के गुणनफल में भाजक और भागफल का गुणनफल और शेषफल के योगफल के बराबर होता है ये भाज्य। मतलब इसे अगर सिंबॉलिक तरीके से लिखा जाए तो भाज्य को हमने क्या माना है ए, तो यहाँ पे ए लिखेंगे इक्वल टू, भाजक को हमने बी यहाँ पे माना है तो यहाँ पे बी लिखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे साइन लगाएंगे और भागफल जो है क्यू हमने माना था यहाँ पे क्यू और प्लस जो है शेषफल मतलब आर। तो इस तरीके से एक प्रमेय बन के आती है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यही जो इसी को कहा गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसी को ए बराबर बी क्यू प्लस आर। थोड़ा सा इसको हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या ये जो प्रूफ किया हुआ स्टेटमेंट है क्या ये सही है। तो यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हमने 10 में 3 का डिवाइड किया, 3 3 जाए 9, यहाँ पे बचा 1, रिमाइंडर कितना बचा 1। तो यहाँ पे जो है ये भाज्य है, भाज्य कितना दे रखा है भाई 10 अगर इसमें देखा जाए तो, और बी का वैल्यू इसमें कितना है, मतलब ये जो है ए है, ये आपका बी है और ये आपका क्यू है और ये आपका आर है। ठीक है, तो ए की जगह पे 10 और बी की जगह पे जो है 3 रखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे क्यू का 3 का, फिर प्लस 1। तो देखा जाए 3 3 जा 9 और 9 1 10, 10 10 इक्वल हो गया कि नहीं। तो इस तरह जो है ये जो प्रूफ किया गया स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, यूक्लिड ने जो स्टेटमेंट दिया था, जो कथन बताए थे उन्होंने, ये बिल्कुल सही है। अब इसका जो है यूज कहाँ करते हैं, तो इसका यूज हमने पहले ही बता दिया था आपको कि इसका यूज जो है किसी भी मतलब इसका यूज किसी स्टेटमेंट को सिद्ध करने में किया जाएगा, क्योंकि ये पहले से प्रूफ किया गया मतलब सिद्ध किया हुआ कथन है और इसकी सहायता से किसी अन्य कथन को सिद्ध करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मैं आपके सामने लूंगा और आपको समझाऊंगा अच्छे से कि इसका यूज कैसे करते हैं, इस प्रमेय का यूज हम लोग कैसे क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करते हैं, ये चीज हम सिखाएंगे आपको। ठीक है, हाँ तो ये देखिए एक एग्जांपल आपके सामने लिया गया है। दर्शाइए कि, मतलब दर्शाइए का मतलब ये है कि आप सिद्ध करिए, दिखाइए हमें कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, एक धनात्मक विषम। अब यहाँ पे देखिए पहली चीज तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, और विषम का मतलब ये है कि 2 से जो है डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 ना है। विषम होने का मतलब यही है। ठीक है, 2 से पूरा वो कटे ना, तो उसको कहते हैं विषम पूर्णांक। ठीक है, 4q + 1 तथा 4q 1 तथा 4q + 3 के रूप का है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे, देखिए पहले यहाँ पे हम मानेंगे कि माना जो है माना ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, माना ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, पहले इस तरीके से मान लेंगे। अब हम जानते हैं कि ए बराबर क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। और एक चीज मैं बताना भूल गया हूँ, यहाँ पे देख लीजिए, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर जो है, यहाँ पे ये कंडीशन होती है, इसमें जो होता है जो आर होता है ना, जो रिमाइंडर होता है वो 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है, और बी से ये छोटा होता है, बी से ये क्या होता है, रिमाइंडर छोटा होता है। ठीक है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। और देखिए ये जो चीज है ये कंडीशन है कि 0 से बड़ा होगा रिमाइंडर या बराबर भी हो सकता है, और बी से हमेशा छोटा होता है रिमाइंडर। ठीक है,
तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अगर इसका हम लोग तुलना जो है इससे और इससे करें तो हमें b का वैल्यू मिलेगा 4। b का वैल्यू कितना मिलेगा 4। मतलब देखिए a बराबर बी क्यू प्लस आर है, तो यहाँ पे ये b होगा और ये q है, यहाँ पे ये रिमाइंडर r दे रखा है। मतलब अगर तुलना करें तो यहाँ से हमको मिलेगा b का मान कितना 4 मिलेगा। कितना मिलेगा? b का मान 4 मिलेगा। अगर b का वैल्यू 4 है तो इसका मतलब रिमाइंडर जो होगा वो 0 होगा, 0 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, क्योंकि देखिए 0 से बड़ा और b से छोटा होना चाहिए रिमाइंडर। यहाँ पे 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। ठीक है, 4 नहीं हो सकता है, 4 रिमाइंडर नहीं हो सकता, क्योंकि हमेशा रिमाइंडर ये जो b जो है भाजक है, डिवाइजर है, जो रिमाइंडर से हमेशा बड़ा होता है। मतलब ये जो रिमाइंडर होता है वो भाजक से हमेशा छोटा होता है। ठीक है, ये चीज मेरे कहने का मतलब ये है। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग ये वाला अप्लाई करेंगे सब पे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए a इक्वल टू b का वैल्यू 4 है और यहाँ पे q का वैल्यू पता नहीं तो q रखो और r का वैल्यू एक बार 0 रखो। यहाँ पे एक मिला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन मिलेगा a इक्वल टू 4q। अब यहाँ पे r इक्वल टू, यहाँ पे जो है r इक्वल टू कितना रखा गया है, r इक्वल टू 0 रखा गया है। तो ये हमें इक्वेशन प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पे r इक्वल टू 1 रखेंगे, तो यहाँ पे 4q प्लस 1 मिलेगा हमें, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर हम r बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ पे a बराबर क्या मिलेगा, a बराबर 4q प्लस 2 और यहाँ पे अगर r बराबर 3 रखेंगे तो a इक्वल टू 4q प्लस 3 मिलेगा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 4 इस तरीके से हमें मिल जाएंगे। अब इसमें देखना है कि क्या ये जो हम लोग को दिखाना था क्या इसमें है, मतलब हमें 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 दिखाना है कि ये धनात्मक विषम पूर्णांक हैं। तो यहाँ पे हमने मान रखा कि माना a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो a इक्वल टू 4q प्लस 0, मतलब 4q प्लस 0 मतलब 4q में अगर 0 को ऐड करेंगे तो 4q आएगा और इसे 2 से डिवाइड करें तो ये पूरा कट जाएगा, मतलब रिमाइंडर 0 मिलेगा हमें। तो रिमाइंडर जब 0 मिलेगा तो ये तो सम संख्या है, हमें क्या फाइंड करना है, धनात्मक विषम पूर्णांक। हमें धनात्मक विषम पूर्णांक फाइंड करना है, सम संख्या नहीं हमें फाइंड करना है। तो अब इसको अगला देखा जाए, अगले इक्वेशन में तो 4q प्लस 1 है, क्या है 4q प्लस 1 है। 4q प्लस 1 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा नहीं कटेगा, क्यों? क्योंकि 4q तो कट जाएगा लेकिन 1 नहीं कट पाएगा ना, इसलिए ये आपका विषम मिल जाता है। और अगर इसे हम लोग डिवाइड करें तो ये आपका 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, इसलिए सम हो जाएगा। और ये 4q प्लस 3, ये 4q प्लस जो 3 है ये पूरा डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये विषम पूर्णांक है। तो इस तरीके से हमें जो फाइंड करना था, हमें जो प्राप्त करना था, जो हमें सिद्ध करना था, धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 4q प्लस 3 के रूप का होता है। तो यहाँ पे देखिए हमने a मान रखा था कि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो यहाँ पे a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है तो 4q प्लस 1 के रूप का है। और यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 4 में देखा जाए तो ये 4q प्लस 3 का रूप का है, यही हमें दिखाना था। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम किसी भी स्टेटमेंट को सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम सीखेंगे। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के ऊपर कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये हम लोगों ने देख लिया। अब जो है नेक्स्ट हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम देखेंगे। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन मतलब इंग्लिश में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो हमने यूक्लिड का मतलब बताया, यूक्लिड एक गणितज्ञ, विभाजन का मतलब भाग देना होता है। एल्गोरिथम का मतलब समझेंगे। एल्गोरिथम का मतलब होता है किसी भी चीज को स्टेप बाय स्टेप करना, किसी भी चीज को स्टेप बाय स्टेप जो है करना ही एल्गोरिथम कहलाता है। ठीक है, मतलब चरण होता है ना, चरण 1 चरण 2 चरण 3, इस तरीके से किसी भी काम को प्रोसेस से करें, मतलब एक सिस्टम से करें, एक सिस्टमेटिक ढंग से करें, एक मतलब स्टेप बाय स्टेप करें, उस चीज को कहते हैं एल्गोरिथम। जैसे इसका यूज कहाँ करते हैं, तो इसका यूज करते हैं एचसीएफ और एलसीएम, सॉरी एचसीएफ केवल फाइंड करने में इसका यूज होता है।
और इसमें एल्गोरिथम का मतलब यही होता है कि किसी भी चीज को स्टेप बाय स्टेप लिखे या उस चीज को करे, तो वो एल्गोरिथम कहलाता है, ठीक है। और इसमें जो है यूज होगा आपका पिछला कॉन्सेप्ट जो आप लोगों ने पढ़ा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, उसी का यूज होके यहाँ पे उस चीज को स्टेप से लिखा जाएगा, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। मतलब आप लोगों ने पीछे जो पढ़ा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, उसका इस पूरा यूज यहाँ होगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप होगा, ठीक है। और उसका इसका यूज करते हैं एचसीएफ फाइंड करने में। जैसे मान लीजिए ये आपका जो है, ये क्या होता है, एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये होता है कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होती है, और जो रिमाइंडर होता है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर और बी से छोटा, मतलब भाजक से छोटा आर होता है, ठीक है। इसका यूज करके हम लोग एचसीएफ फाइंड करेंगे। कैसे, देखिए, जैसे मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे 35 और 75 का एचसीएफ अगर फाइंड करना हो, ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे 35 और 75 का एचसीएफ, तो यहाँ पे इसका यूज करके हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो क्या करेंगे, एक अलग से रफ कार्य करेंगे, उसमें जो बड़ा होगा उसको हम लोग क्या बनाएंगे, इसे इसमें 35 और 75 में बड़ा कौन है, तो 75 है, तो इसको जो है हम लोग भाज्य बनाएंगे, और जो छोटा होगा उसे हम लोग भाजक बनाएंगे। यहाँ पे 35 जो है छोटा है, इसे हम लोग क्या बना लेंगे, भाजक। अब जो है अगर डिवाइड करें तो ये कई बार में जाएगा भाई 2, मतलब 2 बार जाएगा, तो 35 2 या 35 दूना के 70, 35 दूना के 70 होगा, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा और ये कट जाएगा। अब ये इस प्रोसेस को पहले एक बार लिखो, मतलब पहला यहाँ पे चरण 1 होगा, चरण 1 में क्या काम हुआ है, इसको इस फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। तो अगर इस फॉर्मेट में लिखें तो 75 इक्वल टू 35 इंटू 2 और प्लस 5, जो रिमाइंडर रहता है उसको प्लस कर देते हैं। अच्छा, ये अब जो है यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया। जिस दिन रिमाइंडर 0 आ जाएगा, जिस दिन मतलब डिवाइडेंट में डिवाइजर का डिवाइड करने पे जिस दिन रिमाइंडर 0 आ जाएगा, हिंदी में देखिए, जिस दिन भाज्य में भाजक का भाग देने पर शेषफल जिस दिन 0 आ जाएगा, उस दिन जो आपका भाजक होगा वो एचसीएफ कहलाएगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम लोगों ने 75 में 35 का भाग दिया, 2 बार गया, रिमाइंडर 5 आ गया, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो ये एचसीएफ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर अगर रिमाइंडर 0 आ जाता, शेषफल 0 आ जाता, तो यही आपका मतलब इन दोनों का यही एचसीएफ हो जाता है, ठीक है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो फिर से क्या करना होगा कि जो आपका शेषफल आया है, इसको आप क्या बनाओगे, भाजक बना लोगे। क्या बना लोगे, भाजक बना लोगे। और 35 जो भाजक है, इसको तुम क्या कर लोगे, भाज्य बना लोगे। अब जो है अगर डिवाइड करें तो 7 बार में पूरा कट जाएगा, 5 7 जा 35, 5 7 35, और ये कट के आ जाएगा 0, मतलब रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया। जहां रिमाइंडर 0 आएगा, जिससे भाग देने पर रिमाइंडर 0 आएगा, वही आपका क्या होगा, एचसीएफ। मतलब 5 से इसमें भाग दिए हैं तो रिमाइंडर 0 आया है, तो 5 ही क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसलिए ये जो आपका बी का जो वैल्यू है ये एचसीएफ नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे चरण 2 लिखेंगे, चरण 2 में क्या लिखेंगे, चरण दो में क्या हुआ है, 35 जो है भाज्य है, और भाजक जो है आपका 5 है,
और 7 आपका भागफल और प्लस रिमाइंडर कितना आ गया 0। यहाँ पे रिमाइंडर आपका 0 आ गया है, रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया है। जिस चरण में रिमाइंडर 0 आ जाएगा, जिस चरण में रिमाइंडर 0 आ गया, यहाँ पे दूसरे चरण में रिमाइंडर 0 आया है, तो इसमें का जो भाजक होगा, भाजक कौन है 5, ये आपका ये जो है 35 और 75 का HCF होगा। क्या होगा HCF होगा, समझ में आई। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, तो यहाँ पे जो भाजक आपका 5 आएगा वो 35 और 75 का HCF होगा। तो इस तरीके से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम किसी दो संख्या का HCF फाइंड कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल लेके समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने 35 है और यहाँ पे 70 है, इन दोनों का HCF फाइंड करना है, HCF जो है निकालना है, HCF ज्ञात करना। तो कैसे निकालेंगे, तो जो इसमें से देखिए कौन बड़ा है, जो बड़ा रहेगा उसको आप क्या बना लेंगे, उसको भाज्य बना लेंगे। भाज्य मतलब बीच में उसको लिख लेंगे और भाजक को बगल में लिख लेंगे। अब जो है डिवाइड करेंगे तो 2 बार में जाएगा और ये पूरा 70 यहाँ पे यहीं पे रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब चरण 1 यहाँ पे लिखेंगे इस चीज को, चरण 1 किस फॉर्म में लिखेंगे, A = BQ + R के फॉर्म में, ठीक है। तो A का वैल्यू कितना है 70 और B का वैल्यू कितना है 35 और जो है भागफल कितना है 2 और प्लस शेषफल कितना है 0। यहीं पे तुम्हारा रिमाइंडर क्या आ गया 0 और रिमाइंडर यहाँ 0 आ गया। तो जो यहाँ पे भाजक होगा, जो यहाँ पे तुम्हारा डिवाइजर होगा, वही इन दोनों का HCF होगा। मतलब यहाँ पर 35 और 70 का HCF 35 होगा। समझ में आया दोस्तों। तो इस तरीके से हम इन दोनों कॉन्सेप्ट का यूज करके किसी दो संख्या का HCF हम फाइंड कर सकते हैं और तीन भी संख्या का जो है तीन संख्या का भी HCF फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है आज के लिए बस इतना ही, इस वीडियो में बस इतना ही। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 1.1 जो है सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।